एक पीछे जो जनसभा हुई थी उसमें स्टेज से ही आपसी खींचातानी हुई, ये खींचा। और बाद में सुशील गुप्ता जी का बयान आता है कि ये आपस में ज़्यादा बड़ा कुनबा हो जाता है, बर्तन खड़कते हैं। ये बर्तन नहीं खड़क रहे, ये टिकटें खड़क रही हैं। टिकटों की लड़ाई हो रही है, अभी से टिकटों की लड़ाई। अरे टिकट तो जिसे मर्जी मिल जाओ, बनना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय हम पहुंच चुके हैं जगाधरी रेस्ट हाउस में और आपको बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत खदरी से सरपंची पद के जो प्रत्याशी हैं विशाल गुर्जर जी एक बार फिर से हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव होने जा रहे हैं और कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर एक बार फिर से हमारे चैनल पर अपने विचार साझे करना चाहते हैं। क्या है वो जरूरी मुद्दे, चलिए कर लेते हैं उनके साथ सीधी वार्तालाप। नमस्कार मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पास मेरी आवाज़ को उठाने के लिए मैं आप सभी का, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशाल सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो महंगाई को लेकर आपसे करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले जो महंगाई के दाम थे वो कहीं ना कहीं थमे हुए थे। जैसे ही इलेक्शन हुए आज जो महंगाई के दाम है कहीं ना कहीं वो आसमान को छू रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, जहाँ तक आपने महंगाई की बात की, आज दिन प्रतिदिन जो जितनी तेज़ी के साथ इस भारतवर्ष में महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी की वजह से बढ़ रही है। और ये जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 7 साल से, तब से लेकर और आज तक इतनी तेज़ी के साथ महंगाई बढ़ी है। आप देख सकते हो पेट्रोल डीजल के रेट इतने तक उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, भारत सरकार ने उन दामों को रोक के रखा। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए और चुनाव के बीच में भी अनेकों विपक्षी दलों ने ये बात रखी कि तेल के दाम बढ़ने जा रहे हैं। पर चलो, लोगों का एक मत था। वहाँ पे जो चुनाव हुआ सिर्फ जाति विशेष के ऊपर चुनाव हुआ, हिंदू मुसलमान के ऊपर चुनाव हुआ। बीजेपी ने उसमें जीत हासिल की, उनको बधाई। पर जहाँ तक महंगाई की बात की आपने, दिन प्रतिदिन रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल जिस तरह तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, एक किसान की, मजदूर की, आम आदमी की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। महंगाई को रोकने के लिए जो 10 साल में ये कहते थे कि कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में इतनी महंगाई की, इन्होंने 7 साल में उससे दुगनी महंगाई कर दी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे दिन प्रतिदिन ये तेल के दाम और गैस सिलेंडरों के दाम, और आज आप देख सकते हो कि जो हमारा डाई का गट्टा मिलता था किसान को, उस पर भी 400 सवा 400 रुपये बढ़ गए। तो किसान को भी कहाँ राहत देने का काम कर रहे हैं। किसान को उस डाई की भी ज़रूरत है, उस पर भी 400 रुपये बढ़ा दिए। तेल की भी ज़रूरत है, डीजल की भी, पेट्रोल की भी, उसके ऊपर भी बढ़ा दिए। और हमारी जो फसलों के दाम हैं वो हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे हम इस महंगाई को थोड़ा सहन कर सकें। इसीलिए मैं भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी यही आह्वान करूँगा कि इस महंगाई को रोकने का काम करें और इतनी तानाशाही रवैये पे ना आए कि जिससे लोगों को परेशानी हो। आम आदमी पार्टी को लेकर भी ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कारवा है वो बढ़ रहा है और इसी बढ़ते कारवे को लेकर आपके जगाधरी विधानसभा के जो पूर्व प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थामा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे, जहाँ तक आपने बात की आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। अगर हम पंजाब की हवा को हरियाणा से जोड़ करके देखें कि पंजाब की हवा हरियाणा में आएगी, हरियाणा के चुनाव में तो अभी 2.5 साल बाकी हैं। इस हवा का असर उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए था, इस हवा का असर मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में जाना चाहिए था, क्योंकि सर्वे ने ये चीज़ दिखा दी थी कि पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। उस हवा का असर वहाँ पड़ना चाहिए था। जब वहाँ उन 4 स्टेटों में, वो भी हमारे से लगते स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो हमारे से बिल्कुल लगता है, पंजाब से बिल्कुल लगता है, वहाँ उस चीज़ का असर होना चाहिए था। 269 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और 369 की 369 सीटें जमानत जब्त हुई कैंडिडेटों की। उसके बाद उत्तराखंड में आप देख सकते हैं सभी सीटों पे कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हुई। जहाँ तक आपने बात की पंजाब की जो राजनीति है, वहाँ पे जब दिल्ली में पहली बार केजरीवाल की सरकार बनी, तब से लेकर के ये आम आदमी पार्टी वालों ने मिशन बना लिया था कि मिशन पंजाब। 15 साल मेहनत करी, चलो इन्होंने जो भी करा, वहाँ पे लोगों के मुद्दे उठाए, जो भी था, वहाँ इन्होंने अपने 15 साल के बाद 4 MP और 20 विधायक बनाए। 20 विधायक बनने के बाद लोगों को एक
आस हुई या जो भी पंजाब के मुद्दे थे, देखो अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है, वहाँ कांग्रेस की सरकार मौजूदा जो चल रही थी, मौजूदा सरकार के खिलाफ जो वहाँ फेरबदल हुए, आपसी खींचातानी हुई, उसकी नाराज़गी लोगों के बीच में थी। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, उसके ऊपर एक ऐसे एलिगेशन थे नशे तस्करी के और के, तो उससे भी लोग खफा थे। बीजेपी सरकार वहाँ बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं थी, वहाँ पे बीजेपी सरकार है ही नहीं, वहाँ पे कोई एमएलए का नहीं आज तक भी वो हुआ। तो वहाँ पे लोगों ने एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चुना। विकल्प क्योंकि कांग्रेस सत्ता में थी और शिरोमणि अकाली दल को वोट देना नहीं था, बीजेपी ग्राउंड पे थी नहीं, लोगों के पास विकल्प नहीं था, लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। अब यहाँ हरियाणा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में है, कांग्रेस का विकल्प है, इनेलो भी विकल्प है और पार्टियाँ भी विकल्प हैं, तो यहाँ आम आदमी पार्टी का क्या है? कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं पंजाब में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद दावा जता रही है कि आने वाले इलेक्शनों में हरियाणा में भी जो आम आदमी पार्टी है वो मैदान में ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं पहले से ही पार्टी ने जो है हरियाणा में हर जगह अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात करी, आम आदमी पार्टी हरियाणा में जो आप कह रहे हैं कि पैर पसार रही है, वही आदमी जो इलेक्शन के टाइम में इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं, वही लोग आज दल बदल रहे हैं। लोगों की किसी को चिंता नहीं है। वही लोग जा रहे हैं जिनको चुनाव लड़ने हैं। टिकटॉक की जूतम पजार है। मैं आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा था, एक पीछे जो जनसभा हुई थी उसमें स्टेज से ही आपसी खींचातानी हुई। ये खींचाता, और बाद में सुशील गुप्ता जी का बयान आता है कि ये आपस में ज़्यादा बड़ा कुनबा हो जाता है, बर्तन खड़कते हैं। ये बर्तन नहीं खड़क रहे, ये टिकटें खड़क रही हैं। टिकटों की लड़ाई हो रही है, अभी से टिकटों की लड़ाई। अरे टिकट तो जिसे मर्जी मिल जाओ, बनना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। टिकट तो तुम सारे पहले भी लेके आए। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश में अभी 2.5 साल चुनाव को हैं। उस 2.5 साल के अंतराल के बीच में अभी पंचायत के चुनाव होने हैं, उसके बाद नगर निगम और मेयर के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। जनता इनको इनकी औकात इन तीनों चुनाव में दिखा देगी। आपको भी पता लगेगा आम आदमी पार्टी का कैसे हरियाणा में जनाधार तो बढ़ता है। पंजाब चुनावों का असर क्या आने वाले समय में हरियाणा चुनावों में देखने को मिल सकता है? क्यों पड़ेगा पंजाब चुनाव का असर? जब चुनाव का असर पंजाब चुनाव का उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ा, उत्तराखंड में नहीं पड़ा, मणिपुर में नहीं पड़ा और गोवा में नहीं पड़ा, तो हरियाणा में क्यों पड़ेगा? हरियाणा में लोग नहीं है क्या? तो दूसरी पार्टियों में रहे जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं और भी लोग हैं, नेता हैं, वो आज क्यों पार्टी का दामन थाम रहे हैं? क्यों? उनको अपनी कुर्सी का लालच है। उनको कहीं किसी पार्टी में, जो जिनको दूसरी पार्टियों में लोग नहीं पूछ रहे ना, नेता नहीं पूछ रहे, वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी में वो लोग भाग रहे हैं जिनकी पूछ अपनी पार्टियों में नहीं हुई, वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। और अभी उनकी टिकटें कन्फर्म होगी क्या? आम आदमी को तो जब मानो कि जब किसी एक आम आदमी को टिकट आम आदमी पार्टी दे, तो जब उसको आम आदमी कहा जाएगा। ये तो पुराने चुनाव लड़े हुए लोग हैं, कोई पूर्व विधायक रहा, कोई पूर्व मंत्री रहा, कोई विधायक रहा, ठीक है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्या टिकटें देंगे? तो क्या आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी नहीं है? आम आदमी की पार्टी होती तो इन लोगों को ज्वाइन न करवाती। इनको ये कहती तुम कार्यकर्ता बन के काम करो और टिकट हम अपनी मर्जी से देंगे, कार्यकर्ता को देंगे। ये ओपन क्यों नहीं कहते मीडिया में? तो कहीं ना कहीं आप भी खदरी से जो है पंचायती इलेक्शनों में अपनी दावेदारी जता रहे हैं सरपंच पद को लेकर। तो कहीं ना कहीं 1 साल से विशाल जी जो चुनाव हैं डिले पे डिले हुए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विकास है गांव का वो रुका हुआ है, अफसरशाही हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, जहाँ तक आपने बात की पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव लगभग 1.25 साल होने पर आ रहा है कि पंचायत के चुनाव सरकार की मंशा ही नहीं है मेरे हिसाब से तो चुनाव करवाने की। सरकार कहती है हाई कोर्ट में रेट लगी हुई है, क्यों नहीं उसकी पैरवी करते मजबूती के साथ? पहले इनको डर था चुनाव करवाने का कि उत्तर प्रदेश के बाद करवाएंगे, अब तो उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हो चुके हैं। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इतनी अफसरशाही गरीब आदमियों को इन अफसरों के दफ्तरों के चक्कर इतने लगाने पड़ रहे हैं एक छोटे छोटे काम के लिए भी, और ये करके नहीं देते। तो ये इतना जो ग्राम पंचायतों का नुकसान जो 1.25 साल से हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी? मैं तो ये कहता नहीं कि अगले जो कार्यकाल आएगा पंचायतों का कि वो उसकी भरपाई कर सकेंगे। तो ये जो अफसरशाही और जो इस सरकार की मंशा है ना है चुनाव करवाने की, तो मैं तो सरकार से ये आह्वान करूँगा कि जल्द से जल्द चुनाव कराए, भले ही वो सत्ता में ना आए। उनको पता है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे, जब भी चुनाव नहीं करवा रहे, भले ही वो सत्ता में नहीं आए, लोगों का नुकसान तो ना करें।
तो मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि चुनाव को जल्द से जल्द करवाएं। तो विशाल जी, गांव खदरी से और भी जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं अदर पार्टी से अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो गांव खदरी के अगर हम लोगों की बात करें, जनता की बात करें, तो वो आपको मौका दें और उनको मौका ना दें, ऐसा क्या कारण है? देखिए, मैं जहाँ तक आपने बात की मेरी सरपंच की दावेदारी की, मैं आज से नहीं कर रहा। आपके चैनल पे भी मैंने 2-3 इंटरव्यू कर दिया, आपने भी मेरे गांव में ग्राउंड लेवल पे जा कर के देखा, आपने गरीब आदमी की आवाज़ को सुना और उसको उठाया भी। जो लोगों के मुद्दे हैं, मेरे गांव में आज तक गरीब आदमी का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ। और मैं जो हूँ सरपंची का चुनाव लड़ रहा हूँ गांव खदरी से। लोगों का आशीर्वाद रहेगा, परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा, और अगर जनता ने मौका दिया तो सबसे पहले जो गरीब की आवाज़ है ना, गरीब की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। जो गरीब को ज़रूरत है उसको उसका हक दिलवाने का काम करेंगे। हम कागजी बातें नहीं करते, कागजी हम लिखाई नहीं करते, हवाई फायर नहीं करते बातों की। हम तो जो बात है वो करके दिखाएंगे। जनता मौका देगी तब भी उनके साथ, और जनता मौका नहीं भी देगी तब भी उनके साथ, उनके मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। तो विशाल जी, जो दावेदारी आप जता रहे हैं, जो वादे आप कर रहे हैं, ऐसे ही वादे शायद पहले के जो सरपंच रहे हैं उन्होंने भी उनसे किए होंगे। देखिए, वो चीज़ आम जनता को देखनी है। मतलब जनता को आपको मौका देना वो चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहता मेरे को मौका देना चाहिए। अगर उन्हें मेरे में कोई काबिलियत लगती है तो वो मेरे को मौका दें। अगर उनको और किसी में कोई काबिलियत लगती है तो वो मेरे को आकर के कह दें कि भाई साहब, अब की बार हम इस आदमी को मौका देना चाहते हैं। मैं निसंदेह उसके साथ रहूँगा, क्योंकि एक जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। मैं जनता की आवाज़ से विपरीत चुनाव लड़ूं तो उसका खामियाजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और खदरी गांव के एक एक बच्चे की, गरीब आदमी की, गरीब वर्ग की जो आवाज़ है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, और मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मेरी बिल्कुल तैयारी है। और आने वाले समय में भी, अभी आप देखने जा रहे हैं, अभी थोड़ा गेहूं की कटाई शुरू होगी, उसकी कटाई के बाद एक बड़ी विशाल जनसभा आपको खदरी में हम करके दिखाएंगे एक पार्टी की। और उसमें आपको लगभग 1000-1500 आदमी उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी जनसभा मैं गांव खदरी में करना जा रहा हूं, सबके सहयोग से और अपने गांव वासियों के आशीर्वाद से। आपसी मतभेद को लेकर भी कई चर्चाएं आपकी इस समय हो रही हैं। क्या है वो आपसी मतभेद, आपसे जानना चाहेंगे आप ही की जुबानी। मेरा तो कोई आपसी किसी से मतभेद नहीं है। मैं तो, हमारे लिए सभी सम्मानित हैं, सभी सम्मानित लोग रहे हैं, जो भी पहले रहे सभी सम्मानित हैं। मेरा आपसी मतभेद किसी के साथ नहीं है, मैं सभी का सम्मान। अफवाहें फैल रही हैं ऐसी। अफवाहें तो देखो लोग फैलाते हैं, लोगों की फैलाई हुई अफवाहों पर मैं तो बिल्कुल ध्यान देता नहीं। जो भी अफवाहें लोग फैलाते हैं, मेरी किसी के साथ मतभेद नहीं है। मैं ना ही मतभेदों पर ध्यान देता हूँ। राजनीति करने वाले आदमी को सिर्फ राजनीति ही एक मछली की आँख जो टारगेट मेरा है, मैं सिर्फ मेरा टारगेट पंचायत चुनाव है। मैं किसी मतभेद की तरफ ध्यान नहीं देता। लोगों की वर्डिंग है, देखो कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। वो लोगों को देखना है कि किस तरफ गांव खदरी को लेके जाना है, वो लोग देखेंगे। मेरे किसी के साथ मतभेद नहीं है। अगर कोई मानता है तो वो बुरा ना माने। मैं बिल्कुल किसी प्रकार से मेरे कोई मतभेद नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखाई हैं जिला यमुनानगर के जगाधरी रेस्ट हाउस से और हल्का जगाधरी का लगने वाला गांव खदरी, जो जगाधरी विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है। आदर्श गांव का नाम दिया गया लेकिन तस्वीर नहीं दी गई। और कहीं ना कहीं विशाल जी जो हैं वो आने वाले सरपंची इलेक्शनों में अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। अगर लोग इन्हें मौका देंगे तो ये आदर्श गाँव को एक आदर्श गाँव की तस्वीर दिखाएंगे, और तस्वीरें आपको लगातार दिखाने का प्रयास किया है। और कहीं ना कहीं विशाल जी का एक ही मानना है कि अगर गाँव के लोग इन्हें मौका देते हैं, गांव के लोग अगर इन्हें वोट डालते हैं, तो ये गांव में सबसे पहले गरीब तबके की आवाज़ को उठाएंगे, गरीब तबके को उनके हक दिलवाएंगे। क्योंकि बहुत से सरपंच आए और गए लेकिन गरीब तबके की किसी ने सुनवाई नहीं की, ना उन्होंने उन्हें हक दिया। तो हर गरीब इंसान का भी हक है एक अच्छा जीवन जीने का। तो आज तक उन्हें जिन अधिकारों से, जिन सुविधाओं से वंचित रखा गया है, आने वाले समय में अगर गाँव के लोग विशाल जी को मौका देते हैं तो विशाल जी उनकी उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे और उनके भविष्य को एक सुनहरे भविष्य के रूप में बदल के दिखाएंगे। तस्वीरें आपको दिखाई हैं। अपील है जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें, मैसेज हर किसी तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।